Hello everyone. Today we are having with us Dr. Himanshu sir from JJ Kundalia College of Arts, Commerce and BBA, Rajkot. Hello sir, how are you? Oh, I am very great, Harshbhai. Kim Cho, and thank you for inviting me. I am also fine sir, and thank you so much for being a part of this esteemed program, Thoughts on Education. And now we are going to start our interview. And first question to you is, why do you like to be in the education sector rather than any other sectors? आप शिक्षा क्षेत्र में क्यों जाना रहना पसंद करते हो? बड़ा अच्छा सवाल सर आपने पूछा है ये। मैं बहुत शुरू से ये मानता हूँ कि कल की सुबह हमारी कल भविष्य की पीढ़ी का पूरा दारोमदार ये शिक्षा पे रहेगा। हम जैसी शिक्षा बच्चों को देंगे वैसी ही हमारी कल की पृथ्वी होगी, वैसी ही हमारी कल की नई सुबह होगी। तो मुझे लगता है कि मैं शिक्षा में आया या तो शिक्षा में बना रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ देके जाए। पूरी जिंदगी में जो हमने सीखा है उसका निचोड़ अगर हम बच्चों को दे सके और एक अच्छा एक समृद्ध समाज बना सके, एक हेल्दी सोसाइटी बना सके, इसीलिए शायद मैं शिक्षा में रहा हूँ आज तक। बहुत बढ़िया सर। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप इस डिपार्टमेंट में, शिक्षा के विभाग में इतने सफल करियर के पीछे का कारण क्या है सर? हर्षी हमारे मदर वो टीचर हुआ करते थे। उन्होंने सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया है और हमारे पिताजी के पास भी अपनी एक मिनी लाइब्रेरी आज भी है। तो मेरे घर में 2-5 हजार किताबें आज भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं मैं किताबों के बीच में ही बड़ा हुआ हूँ। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि पेरेंट्स की तरफ से मुझे एक बीज सा मिला है और हमारी खुशकिस्मती ये भी रही कि स्कूल के वक्त से ही मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले और जो यूनिवर्सिटी तक सिलसिला बरकरार रहा। तो शायद यही सब वजह थी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। एक कारण मेरा ये भी है कि मैंने बहुत दुनिया के अलग अलग देशों में भी मुझे जाने का मौका मिला है। तो मैंने वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ी स्टडी की। जो सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा वो किताबें भी मैंने पढ़ी। तो ये सबका निचोड़ एक रहा और जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हम हैं वो है। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने बात की कि आप विदेश भी जाके आए, वहाँ की आपने एजुकेशन प्रणाली को भी स्टडी किया, तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली जो है उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? देखिए आपको पता है कि अभी बहुत रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जो पिछले 70 सालों से, आज़ादी के बाद से हमने मिस कर दिए थे, पर वो अभी लगता है कि वापस होगा। देखिए सर, जापान में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो जापानीज लैंग्वेज में है। जर्मनी में जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है वो जर्मन में है। चाइना में जो भी एजुकेशन है वो चाइनीज में है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमारे बच्चे गुजराती हैं तो हम उनको गुजराती में, उनकी मातृभाषा में, उनके मदर टंग में एजुकेशन हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा में जितना समझ सकता है उतना और किसी भाषा में नहीं समझ सकता। मैं किसी और भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये बिल्कुल दृढ़ मानता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि अगर हम मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाए शुरू में, इनिशियल स्टेज में, तो उनकी नींव बहुत मजबूत होगी। तो दूसरे देशों में ये हुआ और हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली मोदी सरकार ने लॉन्च की है थोड़े दिनों पहले, उसमें ये रखा गया है कि कुछ साल तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जिससे एक नींव मजबूत हो और बाद में हम उसके ऊपर
अगर नींव मजबूत हो तो बहुत बड़ा भवन भी बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा चेंज जो होना था वो हो चुका। अभी आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हमको उसके फल भी मिलेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं जिसको हम स्किल बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं, वो शायद मुझे इतने सालों में नहीं दिखा हमारी एजुकेशन सिस्टम में। हमने बच्चों को किताबें बहुत पढ़ाई, हमने बच्चों को सिलेबस बहुत पढ़ाया, बट एट द एंड ऑफ देयर एजुकेशन 12 साल उनकी स्कूलिंग में कीजिए, फिर आप 3 साल उनको कॉलेज में पढ़ाइए, तो वो 15 साल तक हम उनको पढ़ाते हैं। और 15 साल के बाद अगर आप उनको पूछे कि आपको क्या आता है, आपके पास कौन सी स्किल है, तो शायद वो हमें कुछ बताते हैं। हमने उनको स्किल नहीं दी। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रही आज तक, वो आप ये समझिए कि किताबों के 2, 4, 5, 10, 15 हमने उनको प्रश्न करवा दिए, अच्छी तरह करवा दिए, उनको मार्क्स भी मिल गए, पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देनी थी वो शायद हम नहीं दे सके। तो जैसे इकोनॉमी में चेंज होते रहे, उस चेंज के हिसाब से हम एजुकेशन से बच्चों को निकाल नहीं पाए। तो जो एक वर्ड हम बोलते हैं हमारी सिस्टम में, इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच का जो ब्रिज था, वो ब्रिज हम कहीं ना कहीं नहीं बना पाए। अगर वो बन जाएगा तो दुनिया देखेगी भारत में कितना दम है और भारत की एजुकेशन सिस्टम क्या है। और बिल्कुल यही एक बात है जो हमें महासत्ता भी बना सकती है आगे वाले वक्त में। तो ये सब अभी हो रहा है और हो जाएगा शायद। वाकई सर, और हम ऐसी आशा रखते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो ये सभी बदलावों के साथ इम्प्लीमेंट हो। और अगला सवाल आपसे ये है सर कि आप अपने संस्था यानी कि जे कुंडलिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड बीबीए के बारे में बताइए, उसके कोर्सेज, उसकी सीट्स वगैरह के बारे में। सर, वी आर रनिंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी। मतलब हम बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो ट्रस्ट है श्री महात्मा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, वो बैनर के नीचे फ्रॉम केजी टू पीजी, हमारे ट्रस्ट के नीचे प्ले हाउस भी है और हमारे ट्रस्ट के नीचे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज भी है, पीटीसी भी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। वी आर रनिंग so many faculties under one trust। और उस ट्रस्ट में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें से एक मेरी कॉलेज है जिसका नाम श्रीमती जे कुंडलिया आर्ट्स, कॉमर्स एंड बीबीए कॉलेज है। श्रीमती, तो मेरी जो कॉलेज है श्रीमती जे कुंडलिया आर्ट्स, कॉमर्स एंड बीबीए कॉलेज, सर ये राजकोट सिटी की ओनली ग्रांटेड कॉमर्स इंग्लिश मीडियम कॉलेज फॉर बॉयज है। इसका मतलब राजकोट शहर में जितने भी कॉलेजेस है उसमें इंग्लिश मीडियम बॉयज की ग्रांटेड, मतलब जिनकी फीस बहुत कम रहती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए वो राजकोट की एकमात्र हमारी कॉलेज है। और 1973 से हमारी कॉलेज चल रही है और हजारों बच्चों को आज तक हमने अपनी इंस्टीट्यूशन से एक अच्छा जीवन दिया है। आर्ट्स फैकल्टी और मैनेजमेंट एजुकेशन है, गर्ल्स बॉयज दोनों है। और अभी करीबन मेरी कॉलेज में टोटल 2000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आर्ट्स फैकल्टी में इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी और गुजराती, ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मतलब बच्चे बीए विद इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, बीए विद सोशियोलॉजी हो सकते हैं, गुजराती और हिंदी भी हो सकते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री और संस्कृत, ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो हम आर्ट्स फैकल्टी में चलाते हैं। कॉमर्स फैकल्टी में हम स्टैटिस्टिक्स उनको एक ऑप्शनल प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर एक स्पेशल सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों को 3 साल में पढ़ना होता है। तो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कॉलेज है हमारी जो
बहुत कम फीस में, क्योंकि ये ग्रांटीनेट कॉलेज है, हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं। एंड द मोटो ऑफ माय कॉलेज, द मोटो ऑफ माय इंस्टीट्यूशन इज वेरी सिंपल, वी वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीवन। कोई भी कैटेगरी से बच्चा आता हो, हम लोग एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और 2000 के आसपास सर, आपको ये भी जानकर बहुत खुशी होगी कि राजकोट एक गुजरात का बहुत अच्छा शहर है। राजकोट में जितने भी चार्टर अकाउंटेंट हैं, मुझे लगता है आधे से ज्यादा चार्टर अकाउंटेंट वो हमारी कॉलेज के निकले हुए होंगे। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राउड दैट वी कैन टेक। सर, चेतेश्वर पुजारा का आपने नाम सुना होगा, जो क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। चेतेश्वर पुजारा सर वो हमारे स्टूडेंट थे। उन्होंने बीबीए में एडमिशन लिया था और स्कूलिंग भी उन्होंने हमारे ट्रस्ट से ही की है। तो वो भी एक आइकॉनिक हमारे स्टूडेंट रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर भी हमारे स्टूडेंट हैं और पॉलिटिक्स में राज्यसभा के मेंबर्स तक वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर भी बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो भी सब हमारे स्टूडेंट्स रहे थे कॉलेज के। तो हमारे कॉलेज की एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक रिच हिस्ट्री है और जो हम फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे सर। ऐसे ही बच्चे हम सोसाइटी को देते रहेंगे। जी सर, वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपके यहाँ से जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए, आपके जो एलुमनीज हैं, वो बहुत ही आगे जाके अलग अलग क्षेत्र में अपनी शान बढ़ाए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है सर कि आपका जो संस्थान है उसमें ऐसी चीज क्या है जो दूसरे संस्थान से अलग है? सर, ये ऐसी कोई चीज मैं खुद भी पसंद नहीं करता कि और किसी इंस्टीट्यूट में ना हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है जहां कोई कंपटीशन नहीं है। पर मेरे इंस्टीट्यूशन की जो खासियत है वो सर मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी बात ये है सर कि हमारे जो प्रिंसिपल है डॉक्टर यज्ञेश भाई जोशी, वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर्स रहे हैं। वो बहुत उनका एक अच्छा पॉलिटिकल और सोशल करियर रहा है। तो सर उनकी जो फिलॉसफी है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है उनके ट्रस्टी स्वर्गस्थ लाभूभाई त्रिवेदी और अभी उनकी जो डॉटर है डॉक्टर अल्पनाबेन त्रिवेदी, वो सब कुछ संभालते हैं। फिर मनसुख भाई जोशी जो गुजरात गवर्नमेंट के एक्स लेबर मिनिस्टर थे, स्वर्गस्थ जयंतीभाई कुंडलिया थे। सर हमारे ट्रस्ट की नींव ऐसे महानुभावों ने रखी है जो मैं तो तब था नहीं इस कॉलेज में, पर हमने ये सुना है कि हमारे जो ट्रस्टी थे वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया करते थे कि जिन बच्चों को और कहीं एडमिशन ना मिले वो बच्चे हमारी कॉलेज में आ सकते हैं, हम उनको एडमिशन देंगे। और सर ये कल्चर हमारे प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर यज्ञेश भाई जोशी ने कंटिन्यू रखी है। ये एक बहुत बड़ी बात है आज के वक्त में सर, मैं मानता हूँ जी सर कि अगर बच्चे को 90% आ जाएगा तो उनको कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट एडमिशन दे देगा। पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जरूरत वाला है, जो किसी वजह से 12th में उतना अच्छा नहीं कर सका, जिसको 60% है, जिसको 50% है, ऐसे बच्चों को कौन संभालेगा सर? तो मेरी कॉलेज की एक बड़ी खासियत यह है कि हमारी जो भी एक्टिविटी है राइट फ्रॉम द एडमिशन, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, वो बच्चा जैसे आता है वहां से लेके 3 साल उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक हमारी सारी मूवमेंट, हमारी सारी एक्टिविटी, हमारी सारी सोच ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि पिछले साल
हम सब ये कोरोना से गुजरे हैं, जी सर। और कोरोना में एजुकेशन का क्या, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन देने का पूरा प्लान बनाया, और जो आजकल चल रहा है। तो सर, हमारे जो बच्चे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रूरल एरियाज, दे आर फ्रॉम पुअर फैमिली, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो सर, उनको तो स्मार्टफोन ना उनके पास होता है, ना उनको स्मार्टफोन ऑपरेट करना आता है, ना उनको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, कैसे पढ़े, उनको कुछ नहीं आता है। तो सर, आप सोच नहीं सकते उतनी मेहनत हमारे सारे स्टाफ ने इंडिविजुअल, आप सोचिए सर, 2000 बच्चे हैं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे को जिनको नहीं आता था उनको सर हमने ये टेक्नोलॉजी पहले सिखाई, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से सर पिछले 10 महीने से हम लोग एजुकेशन डिलीवर करते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो स्टूडेंट सेंट्रिक एटीट्यूड है हमारे ट्रस्टीज का, हमारे प्रिंसिपल का, और मेरे पूरे सारे स्टाफ, सारे कलीग्स का, वो मैं समझता हूं कि मेरे कॉलेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये हो सकता है कि हमारे पास निरमा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ये हो सकता है कि हमारे पास IIM जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पर मैं ये यकीन से सर कह सकता हूं कि हमारा बच्चा हमसे उतना ही सेटिस्फाई है जितना IIM का बच्चा अपने इंस्टीट्यूट से होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत मेरे इंस्टीट्यूट की है, और जिस पे मुझे भी बहुत गर्व है सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। मुझे भी जान के बहुत अच्छा लगा सर कि आपके इंस्टीट्यूट में जो है इतने सारे अच्छे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, और आपके जो फैकल्टीज है वो बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है सर कि आप अपने छात्रों और जो टीम के साथियों है उसके साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए क्या करते हैं आप? सर देखिए, शिक्षा, मैंने पहले भी कहा, ये एक पवित्र व्यवसाय है। अगर टीम वर्क ना हो तो आप एक जनरेशन को आगे नहीं ले जा सकते। जी सर। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे कॉलेज में जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे स्टाफ मेंबर हैं, एक तो सर 100% PhD होल्डर्स हैं। मतलब एजुकेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है, PhD, डॉक्टरेट, वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सब फैकल्टी मेंबर्स के पास है। तो वो अपने सब्जेक्ट में इतने एक्सपर्ट हैं, इंडिविजुअल, चाहे वो मेरे कॉमर्स का हेड हो, या मेरे हिंदी के हेड हो, या मेरे गुजराती के हेड हो, या मेरे इकोनॉमिक्स के हेड हो, वो सब के सब यूनिवर्सिटी के एकेडमिक बॉडी में भी मेंबर्स हैं। वो अपने सब्जेक्ट के भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट ऑलरेडी है, बाहर भी बहुत अच्छा वो लोग काम करते हैं। तो जब इंटेलेक्चुअल लोगों का आपके पास ग्रुप रहता है ना सर, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं रहती, तो एक टीम वर्क रहता है, और उसी टीम वर्क से हम लोग बस बच्चों को पढ़ाया करते हैं। और मैंने आपको कहा कि हमारे कॉलेज का की शुरुआत ही एक पवित्र सोच से हमारे ट्रस्टी ने की है। मैंने आपको नाम बताया, स्वर्गस्थ लभुभाई त्रिवेदी और अभी डॉक्टर अल्पनाबेन त्रिवेदी। तो उनकी जो सोच है, बस वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसलिए एक तंदुरुस्त माहौल हमेशा हमारे स्टाफ रूम में बना रहता है, और जिसका बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलता है। बस जी, बहुत बढ़िया सर। और लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आप जो नई पीढ़ी है हमारी, जो आप अब एजुकेशन सेक्टर में PG या UG कोर्स के लिए अप्लाई कर रही है, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, इतने सालों एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक चीज जो नोटिस की है, वो कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से बॉर्डर्स निकल गई है। मतलब क्या, सपोज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, और मेरे इकोनॉमिक्स में समझिए 5 चैप्टर्स हैं। तो जिन बच्चों को आगे जाना है, जिन बच्चों को लिमिट क्रॉस करना है, उनको मैं ये बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप उन 5 टॉपिक तक सीमित मत रहिए। अगर कल
भारत सरकार ने बजट लॉन्च किया है, तो ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बजट को देखे, वो बजट को एनालिसिस करे। अगर अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहा है तो ये सिलेबस में हो कि ना हो, हमारे बच्चों को देखना चाहिए। तो सबसे पहली जो मेरी सलाह होगी बच्चों के लिए ये कि आप सिलेबस को भूल जाइए। सारी दुनिया आपका सिलेबस है, आपके पास जहां से भी इंफॉर्मेशन मिले आप उसको लेते रहिए, क्योंकि कल कंपटीशन दो स्टूडेंट के बीच नहीं होगा। सर, आज टेस्ला ड्राइवरलेस कार लॉन्च कर रहा है, आज टेस्ला एलोन मस्क वो स्पेस में अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कल वो मशीन लर्निंग है, कल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग है। तो अगर हमारे बच्चे कल मार्केट में एंटर करेंगे तो उनका कंपटीशन वो शायद रोबोट से होगा, वो शायद मशीन से होगा। तो ये बाउंड्रीज निकल जाने के बाद अगर आप वही 5 क्वेश्चन रट के मार्केट में जाएंगे तो फिर आपका कुछ होगा नहीं। तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि वो जितना हो सके उतना नॉलेज एक्वायर करें और क्रिएटिव कुछ इनोवेशन करें, क्योंकि आजकल अब कुछ नई सोच हमें मार्केट में लानी होगी। वही पुरानी थियरीज, वही पुरानी सोच अब शायद उतनी काम नहीं लगेगी। तो जो भी बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे मार्केट में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना अपना ओरिजिनल वर्क कीजिए, अपना रिसर्च वर्क कीजिए, इनोवेशंस कीजिए और सारी दुनिया से आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए, तभी आपकी जिंदगी सफल होगी। बहुत बढ़िया सर, वाकई वेरी नाइस। और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था सर, और यहाँ पे हम इंटरव्यू बंद करें। ओके सर।